गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। इसके बाद आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज जब हम जिन टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है, हम लोगों ने फोर्स एक्सपीरियंस, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज का फोर्स देखा था। फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो था F = QBB sin थीटा। फिर हमने दूसरा पढ़ा था फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर, जो कि क्या था BIL sin थीटा। ठीक है, अब हम इसी के आगे बढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसका नाम है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास दो कंडक्टर होंगे, दोनों कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो उसमें हम दो केस लेकर चलेंगे। हम देखेंगे क्या इन दोनों कंडक्टर में कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो इसमें बच्चों हम लोग दो केस लेके चलेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1 में दोनों कंडक्टर हमारे पास होंगे, लेकिन दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, दिखाई दे रहा, दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इसमें करंट मान लो I1, इसमें करंट लेट कर लेते हैं I2। और दूसरा केस, दो कंडक्टर लेंगे, एक दूसरे पैरेलल होगा, लेकिन करंट होगा अपोजिट। एक करंट ऊपर की तरफ तो एक करंट नीचे की तरफ। दो कंडक्टर यहाँ पर करंट सेम है और वहां करंट डिफरेंट है। तो हम लोग इसमें चेक करते हैं कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहला डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, अगर दोनों कंडक्टर में करंट की वैल्यू सेम है और करंट सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस में इनके बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा अट्रैक्टिव। दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो इनमें फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव। अट्रैक्टिव में ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की पूरी कोशिश क्या करेंगे। रिपल्सिव में ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे से रिपल करेंगे। ठीक है, रिपल करने के लिए रिपल्सन में कितना फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन में कितना फोर्स लगेगा, इसी के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बच्चों ध्यान से देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे अगर अच्छा तो इस पे फोर्स लगेगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें लगाते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, तो मेरा थंब जा रहा है इस साइड। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा। अब इसकी वजह से बात करें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर की तरफ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करेगी, वहां से बाहर जाएगी। जब वहां से बाहर जाएगी तो वहां पर ऐसे बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर निकलेगी, तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, बाहर तरफ, करंट कहाँ है इसमें, ऊपर की तरफ, तो थंब का जा रहा अंदर तरफ, तो देखो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर तरफ। तो दोनों फोर्स, दोनों की वैल्यू फोर्स की बराबर होगी, चाहे ये इस पे फोर्स लगाए चाहे ये इस पे फोर्स लगाए, दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये जो फोर्स की जो वैल्यू होगी, आपको बता दूं, फोर्स की वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। कंडक्टर की लेंथ जो भी हो, जो फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ में, वो होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। इसकी डेरिवेशन चाहो तो मैं डेरिवेशन भी करा सकता हूं। डेरिवेशन में सिंपल आपको बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे इस पर फोर्स देखना कि इस वाले कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, तो अगर इस पर फोर्स मान लो, इस पर फोर्स है F2, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर क्या होता है, BIL। ठीक है, अब इस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो पहले वाले की वजह से होगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ कर दूंगा B1।
इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो करंट कितना होगा I2 इस पे, और लेंथ कितनी है इसकी L। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। वायर की वजह से क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होती है, और ये कितना हमारे पास I2 ये L। जरा मैच करना, इस L को मैं डिवाइड में ले जाऊं F2 बाय L, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। मैच कर गया इससे, ठीक है। डिक्टो सेम, हूबहू डिक्टो सेम। अगर मैं यहां पर चेक करूं कि यहां पर कितना फोर्स लगेगा रिपल्सन का, सेम होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। डिक्टो, कोई चेंज नहीं होगा, जो फोर्स अट्रैक्शन का है वही फोर्स रिपल्सन का है। बस एक बात का ध्यान रखना, दोनों फोर्स आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स है वही फोर्स आपका रिपल्सन का होगा। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी टॉपिक से हमें डेफिनेशन मिलती है, इसी टॉपिक से हमें पता चलता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर एक्चुअल में है क्या। तो हमने फोर्स पढ़ लिया, फोर्स का फॉर्मूला फोर्स एक्सपीरियंस बाय मतलब 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, ये होता फॉर्मूला। अगर हमें डिफाइन करना कि 1 एम्पियर है क्या, तो 1 एम्पियर के लिए अगर हम करंट को चाहे I1 हो I2 हो, करंट को 1 एम्पियर ले लें और रेडियस ले लें कितना 1 मीटर ले लें, तो उस केस में फोर्स कितना लगेगा म्यू नॉट 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1। तो कितना होगा ये F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये हो गया। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2। तो 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाली कितनी होती है 10 की पावर -7, तो इंटू 10 की पावर -7। तो ये है 1 एम्पियर की वैल्यू। तो 1 एम्पियर वो अमाउंट ऑफ करंट होता है जो कि हम 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में दें और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना हो जाए 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि मैंने डिस्टेंस कितना किया है, मैंने ये फोर्स निकाला फोर्स पर यूनिट लेंथ का निकाला है। इसके साथ आपका ये वाला टॉपिक जो है वो यहीं पर फिनिश्ड होता है, और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा उस टॉपिक नाम है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप। टॉपिक नाम है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों टॉर्क का जो मतलब होता है, जिसको नहीं पता है वो जान ले, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क का जो मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब जो भी चीज रोटेट कर रही है उनको रोटेट कराने के लिए हमें चाहिए फोर्स। और फोर्स ऐसे ही नहीं, हमें फोर्स अगर हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कोई बॉडी के में टर्निंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। जितना टॉर्क होगा उतना ज्यादा उसके अंदर उसका टर्निंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो जब भी टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क के लिए आपको दो चीजें पता होने, दो कंडीशन होती है कि फोर्स जो बॉडी पे लगे वो फोर्स इक्वल हो और इक्वल के साथ साथ अपोजिट फोर्स होना चाहिए, तभी टॉर्क एक्सपीरियंस हो सकता है। टॉर्क के लिए फोर्स लगना जरूरी है और फोर्स कैसा होना चाहिए, इक्वल फोर्स होना कंपलसरी होगा, इक्वल फोर्स। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ फोर्स। हमारे पास दो लाइन ऑफ फोर्स है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको बोलते हैं टॉर्क। अब क्या रहा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को लिखा करंट कैरिंग कॉइल। तो मान लो अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आगे तक बढ़ रही है और हमने इसके अंदर अपनी एक कॉइल को प्लेस कर दिया है। ठीक है, इस कॉइल की जो लेंथ आप मान लो लेंथ है a
और ये चौड़ाई मान लो जो भी आपने लेनी, ए बी जो भी आपको मर्जी है, ठीक है। अब हमने इस कॉइल को इसमें रखा, इस कॉइल में पास होना चाहिए करंट, याद रखना करंट जब तक इस कॉइल में पास नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल में ही फोर्स लग सकता है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में लगता है तो फोर्स आपको पता है कितना होता है, BIL sin थीटा। तो इसमें अगर आप करंट को फ्लो करा रहे हो इस तरीके से, यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट इस तरीके से फ्लो होते होते करंट यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच के करंट ऐसे ऐसे करंट ऐसा फ्लो करेगा। अब हमें ये निकालना होगा कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट में इसके अंदर जब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क कैसे लगेगा। देखो टॉर्क की मैं बात करता हूं, अगर मैं इस कंडक्टर की बात करूं इसमें कितना फोर्स लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाऊंगा, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स कहां लगेगा उसमें, बाहर की तरफ, तो इस वाली आर्म पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। और वही फोर्स के कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स है BIL। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे करंट कहां पर है, ऊपर की तरफ है इसमें करंट, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नॉर्थ से साउथ, तो फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, तो इस पे फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। अगर हम बात समझे, एक पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, जैसे इस एंड पे लग रहा है बाहर की तरफ, इस पर अंदर की तरफ, तो ये बुक ऐसे घूमेगी, ये बुक ऐसे घूमेगी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे घूमेगी बुक ये। अब जब ऐसे घूमेगी तो इसमें टर्निंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और वही उसी को बोलते हैं टॉर्क। तो मैं इस टॉर्क को मैं जब निकालने के लिए जाता हूं, टॉर्क का फॉर्मूला बता दिया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला BIL, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A sin थीटा। फॉर्मूला नहीं होता यहाँ पर, मैंने इसको निकाल के आपको दिखा दिया है। तो इसमें इस तरीके का होगा, जैसे मान लो एक पर फोर्स लग रहा है यहाँ पर, एक पर फोर्स लग रहा है यहाँ पर, इनको ऐसा करके मीट कर दो, यहाँ पर एंगल ले लो आप थीटा, और ये जो डिस्टेंस है इसको ले लो आप A लेंगे क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है ना आपका, ठीक है। दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द लेंथ A एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसमें आप साइन थीटा लगाओगे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको निकालूंगा डिस्टेंस को, इतना होगा A sin थीटा, तो मैं यहाँ पे साइन लगा दिया, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब देखो लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, तो ये हो गया BIA sin थीटा। अगर इस वायर पे नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पर n बढ़ा देना, तो फॉर्मूला हो गया NIBA नेबा sin थीटा। ये हुआ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम तो बताओ, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हो अब तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हम इसमें देखेंगे जो NIA जो होता है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको लिखते हैं MB sin थीटा। आप क्रॉस प्रोडक्ट में चाहो तो कर सकते हो, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो ये आपके पास ये आ गया। तो जो थीटा होगा वो थीटा किसके बीच का एंगल होगा, थीटा होगा मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अगर आप इस एंगल को लोगे 90, तो जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा मैक्सिमम, जो कि होगा MB। अगर आपने थीटा ले लिया 0, तो टॉर्क हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0, उस पर कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। और इसके साथ ये आपका छोटा टॉपिक था टॉर्क वाला, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो मेन टॉपिक है उसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक खींचेगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मैं चाहता हूं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आप देख लें इसमें मेन है क्या। टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले आप ये जाने ये डिवाइस ये करता क्या है। ये ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है डिटेक्ट करना, डिटेक्ट द करंट इन सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट जो है, करंट है कि नहीं है, उस करंट को डिटेक्ट करने का जो काम होता है वो हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का होता है, ठीक है। वैसे ये दो तरीके के होते हैं, लेकिन दोनों गैल्वेनोमीटर का फंक्शन एक ही होता है। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल की बात करें
इसका प्रिंसिपल सिंपल होता है। प्रिंसिपल जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा है, अगर हम एक करंट कैरिंग कोइल को प्लेस का करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अगर हम करंट कैरिंग कोइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसपे क्या होता है टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। और इसी टॉर्क की वजह से वो कोइल क्या करेगी, रोटेट होगी। इसके अंदर ऐसे करके वो रोटेट होगी, और रोटेट जब होगी तो वो प्रोड्यूस करेगी एंगुलर डिफ्लेक्शन वो प्रोड्यूस करेगी। कौन करेगी? कोइल। एंगुलर डिफ्लेक्शन, गोल गोल लगातार कोइल घूमती रहेगी। ठीक है, तो ये तो रहा उसका प्रिंसिपल। एक तो डिवाइस पता होना चाहिए, एक डिवाइस का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन आपको पता होनी चाहिए, वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जल्दी में चैप्टर खत्म हो जाए, तो मैं कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा कंस्ट्रक्शन कैसा है। कंस्ट्रक्शन आप टोटल याद कर लेना कि हम लोग एक फॉस्फोर ब्रोंज की जो है धागा लेते हैं, उस पे हम कोइल को नीचे तरफ बाउंड करते हैं, कोइल को उसमें बांधते हैं, और बाद में उसमें एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, और उसके अंदर जो कोइल होता है रेक्टेंगुलर कोइल, उसमें सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं ताकि वो सारी मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ना जाने दे। और फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और जिस सर्किट में करंट आपको चेक करना होता है उस सर्किट के वायर्स को आप उसमें अटैच कर देते हो। अटैच करने के बाद आप ये देखते हो कि उस कोइल में करंट जैसे ही पास होगा तो वो, और मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास ऑलरेडी, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और जैसे ही कोइल में करंट पास होगा तो उस पर लगेगा टॉर्क, और टॉर्क की वजह से वो रोटेट करने लगेगा। जब वो रोटेट करेगा, उसी गैल्वेनोमीटर के ऊपर टिप पे, उसी के ऊपर एक वोल पिन लगी रहती है। वो पिन क्या करते हैं, इस तरीके से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है। अब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी तो नीचे वो जो बार मैट होती है ना, नीचे से उसमें हेयर स्प्रिंग होती है। वो हेयर स्प्रिंग क्या करती है, जब जैसे टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है, फिर उसके बाद स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, और उसी रिस्टोरिंग फोर्स से वो उसी पिन को फिर से उसी के द्वारा इनिशियल पोजीशन पर लेकर के आ जाती है। तो ये इसकी कहीं ना कहीं वर्किंग हो गई। तो वर्किंग में आप देखो, जैसे कि आप ऐसा समझ लो, जैसे कि मैंने ये दो मैग्नेट ले ली, और यहां पर मेरे पास एक कोइल है, ये कोइल मान लो मेरी, और इस कोइल के नीचे मैंने अपने लगा दी हेयर स्प्रिंग लगा दी, और ये मेरा फॉस्फोर ब्रोंज का मेरे पास वायर है, इस तरीके से मान लो, और यहाँ पर मैंने इस पे लगा दी निब, जो कि निब लगातार घूमेगी मीटर। ठीक है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, और जिस वायर में मुझे करंट चेक करना होगा वो वायर इसमें पास होगा, उसमें करंट पास होगा, और ये लगातार घूमेगी। ठीक है, अब ये घूमेगी तो स्प्रिंग भी लगातार घूमेगी। तो स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके किसके, अल्फा के। अल्फा जो होता है बच्चों, अल्फा होता है ट्विस्ट, ये जो कितना ट्विस्ट उसके अंदर हो रहा है। अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा यहाँ पर क्या होता है, ट्विस्ट होता है, कितना ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा एंगल आप उसमें, जितना तेज घूमेगा उतना ये ट्विस्ट उसमें होता रहेगा। इसको उठा के लगाते हैं कांस्टेंट, वो होता है के अल्फा। के को बोलते हैं टोर्सन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग का टोर्सन कांस्टेंट कितना, जितना ज्यादा ये डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा उसके अंदर ये रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और जितना कम डिफ्लेक्शन होगा उतना कम होगा। और जब इसकी वर्किंग देखते हैं तो हम देखते हैं जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है, NIBA, टॉर्क कितना। अगर हम चाहते हैं कि ये नहीं फिर से दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाए, तो जितना टॉर्क लगा है उतना ही उस पर फोर्स लगे, दोनों बराबर हो जाएं। तो हमने देखा दोनों को आपस में इक्वल कर लो, के अल्फा इक्वल टू NIBA बराबर कर लिया। तो जब मैं यहां से अल्फा निकालूंगा, अल्फा मतलब कितना एंगल का डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कितना होगा NIBA अपॉन K। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू NBA K, ये सब कांस्टेंट हो गया, और ये होगा करंट।
मतलब जो भी इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो डिफ्लेक्शन करंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा करंट पास कराओगे उतना ज्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, और जितना कम करंट पास कराओगे उतना कम उसके डिफ्लेक्शन होगा। तो मेन अगर प्रिंसिपल तो पता ही है, करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क। वर्किंग में देखोगे तो जितना टॉर्क है उतना ही उसके अंदर क्या होना चाहिए, जितना टॉर्क है उतना ही उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट होना चाहिए। ये है आपके पास गैल्वेनोमीटर की वर्किंग। इसमें आपके पास दो टर्म आती हैं, एक करंट सेंसिटिविटी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, दो चीज आती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम लोग सेंसिटिविटी के नाम से इस टॉपिक को जानते हैं कि सेंसिटिविटी, दो टाइप की सेंसिटिविटी आप पढ़ोगे, एक होता है करंट सेंसिटिविटी, दूसरी होती है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को लिखते हैं IS से लिखते हैं। IS करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट करंट में, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट वोल्टेज के अंदर। ठीक है, अब करंट की वैल्यू अगर हम चाहें तो इसको वैल्यू निकाल सकते हो ना, करंट की वैल्यू हमने यहां से पता कर सकते हो, और आप चाहो तो करंट यहां से निकाल सकते हो। करंट कितना होगा, हर करंट निकाल लो, के अल्फा अपॉन NBA कितना होगा, के अल्फा, यहां से मैं करंट निकालूंगा, करंट कितना होगा, के अल्फा अपॉन NBA कितना होगा, के अल्फा अपॉन NBA, के अल्फा अपॉन NBA, अल्फा से अल्फा कट गया तो कितना होगा एक करंट सेंसिटिविटी NBA/K। ये है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी हमें बताता क्या, पहले समझ लो करंट सेंसिटिविटी क्या क्या कहता है। अगर कोई गैल्वेनोमीटर वाकई में करंट सेंसिटिव है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा करंट पास कराओगे ना, तो जो उसकी निब है, जो उसका डिफ्लेक्शन है, वो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल जाता है। थोड़ा सा करंट चेंज करने पे पूरा हाई डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। अगर ऐसा कहीं देखने को मिले तो समझ जाना कि वो क्या है, करंट सेंसिटिव है। ऐसे आपको वोल्टेज सेंसिटिव निकालना है, सेंसिटिविटी तो मतलब थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करने पर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो समझ जाना कि वो वोल्टेज सेंसिटिव है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, और करंट की वैल्यू अभी आपने यहां से निकाली थी कितनी, के अल्फा अपॉन NBA, के अल्फा अपॉन NBA इनटू R, अल्फा से अल्फा काट दो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी NBA अपॉन KR। तो इस चीज को ध्यान रखना, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, ये तो छोटे टर्म थे हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास इसी में जुड़े हुए बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे दो चीज में। तो सबसे पहला हम लोग ये चाहेंगे कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो, छोटा टॉपिक है, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सबसे पहले एमीटर में। सबसे पहला कहता है कि आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, फिर कहता है कि उस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो। मैं दोनों को मतलब बताता हूं। एमीटर करता क्या है, एमीटर काम क्या होता है। एमीटर का जो मेनली काम होता है, इसका काम होता है करंट को मेजर करना। ये सर्किट के अंदर कितना करंट है उसको मेजर करता है। और वोल्ट मीटर जो होता है इसका काम होता है कि पोटेंशियल को नापना। इसका काम होता है पोटेंशियल को मेजर करना। ठीक है, ये चाहता है कि सर्किट का मोस्ट ऑफ द करंट इससे पास हो, और सर्किट करंट तभी पास होगा जब रेजिस्टेंस क्या हो, 0। एक आइडियल जो एमीटर होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, 0 होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तभी उसके अंदर मैक्सिमम करंट क्या होगा, पास होगा। अगर करंट 0 नहीं होगा तो उसमें मैक्सिमम करंट उसमें पास ही नहीं हो सकता। जब करंट पास ही नहीं होगा तो वो करंट को कैसे नापेगा। लेकिन एक आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है हमारे पास, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होना चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, इसको जब सर्किट में लगाते हैं, इसको सर्किट में लगाते हैं सीरीज में,
और इसको लगाते हैं सर्किट में पैरेलल में। ठीक। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अब हमारे पास पहले से गैल्वेनोमीटर तो है, हम ये चाह रहे हैं कि मैं उस गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट कर दूं। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बस सिंपल प्रोसेस ही होती है। ये रहा आपके पास मान लो गैल्वेनोमीटर। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं कन्वर्ट करूं किसके अंदर, एमीटर में, तो कुछ नहीं करना, आपको बस इतना याद करना होगा, आपको एक शंट नाम का रेजिस्टेंस जो है वो इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना पड़ेगा। शंट नाम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। अब इसका रेजिस्टेंस जो है ना बहुत कम होना चाहिए, ये लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस क्यों, ताकि जो भी करंट यहाँ से आएगा, आई करंट आएगा यहाँ से, तो आई करंट में से कुछ करंट जो है वो इसमें चला जाएगा जो कि आईजी करंट होगा, और बाकी बचा हुआ करंट कितना, आई माइनस आईजी, क्योंकि यहाँ से आई करंट आ रहा था ना, वो मैक्सिमम करंट यहाँ से जाना चाहिए, तभी वो करंट को मेजर करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वोल्ट मीटर के लिए आपको इसको कन्वर्ट, इसमें यहाँ पर सीरीज में लगा रहे थे, यहाँ लगा रहे थे पैरेलल में, अब ये गैल्वेनोमीटर है, आप चाहते हो कि इसको वोल्ट मीटर कन्वर्ट करो, तो आप उसी शंट रेजिस्टेंस को अब आप लगाओगे पैरेलल में। अब इसका रेजिस्टेंस कम था, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो हमारे पास सर्किट बन के तैयार हो चुका है, इसी को हम लोग बोलेंगे अब वोल्ट मीटर, क्योंकि अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, अब ये वोल्ट मीटर बन चुका है। और ये जो अब बन के तैयार है, ये है आपके पास एमीटर। अब हमें दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी एमीटर के अंदर, और शंट रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी वोल्ट मीटर के अंदर। याद, चाहे इसको रट लो चाहे इसको आप समझ लो, रटना तो मत लेकिन समझ लो, क्योंकि अगर पैरेलल में है तो पहले पोटेंशियल दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। पोटेंशियल अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा, जितना उसमें करंट पास हो, करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना उसका एस, इसका पोटेंशियल कितना है, आई जी माइनस और जी। अब आप एस निकाल लो, शंट रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा, आई जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये वैल्यू है किसके आपके पास, शंट रेजिस्टेंस के, अगर वो एमीटर में है तो। लेकिन अगर आप वोल्ट मीटर में निकालना चाहते हो कि वोल्ट मीटर में मैं कैसे निकालूं, तो वोल्ट मीटर में आप ध्यान रखना, वोल्ट मीटर में करंट दोनों में क्या जाएगा, सेम जाएगा। अगर करंट यहाँ जाएगा आईजी, तो करंट आईजी यहाँ भी जाएगा, करंट आईजी यहाँ जाएगा, तो जो टोटल करंट आप इसमें निकाल सकते हो, जो टोटल करंट होगा हमारे पास आईजी, जो टोटल करंट कितना होगा, टोटल जितना पोटेंशियल होगा अपन टोटल जितना रेजिस्टेंस होगा, इसमें रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का है प्लस जो हमने शंट रेजिस्टेंस लगाया आर, उसकी वैल्यू। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना बस आर निकालना, तो आर बहुत आसान है ना, जी प्लस आर को यहाँ करो, वी माइनस आई जी इसको डिवाइड करो, आर आपको निकालना है वी अपॉन आई जी माइनस जी, वी अपॉन आई जी माइनस जी, ये आपके पास शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी जो कि आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने को मिलेगा। इसके साथ इस चैप्टर में मैं देख लूं और कुछ खास नहीं है, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं होगा, और इसके बाद ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है बच्चों। इस चैप्टर को खत्म करने में मुझे लगभग 4 वीडियो लगी हैं, 4 वीडियो में आधे घंटे की 4 वीडियोस बनी हैं, लगभग 2 घंटे में आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, मैंने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, बोर्ड के हिसाब से सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। हाँ, कुछ में मैंने आपको डेरिवेशन करा दी है, कुछ की मैंने आपको समझा दी है, आप खुद भी कर सकते हो उनको। इसके साथ मेरा चैप्टर खत्म। अब मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम होगा, हमारे पास अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म होगा, हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बच्चे सब लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नाम रोशन करें अपने माँ बाप का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेटेड वीडियो लाता रहूं।